जरा सोचिए, एक 150 साल पुराना मजबूत जहाज तूफानी समंदर में खड़ा है और चारों तरफ से नई तेज तर्रार नावें उसे घेर रही हैं। क्या वो जहाज डूब जाएगा या फिर वो खुद को एक मॉडर्न वॉरशिप में बदल पाएगा? यही वो चुनौती है जिसका सामना दुनिया की कई बड़ी पुरानी कंपनियां करती हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे भारत के सबसे बड़े और पुराने औद्योगिक साम्राज्यों में से एक टाटा ग्रुप ने न सिर्फ इस तूफान का सामना किया, बल्कि इससे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकला। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, और वो भी टाटा ग्रुप के इस शानदार कहानी के जरिए। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी के बदलने की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब भारत खुद ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। हर महान कहानी की शुरुआत एक दूर की सोचने वाले इंसान से होती है। टाटा के लिए वो इंसान थे जमशेदजी टाटा। उन्होंने सिर्फ ईंट पत्थर से एक एम्पायर नहीं खड़ा किया, बल्कि उन्होंने ऐसे उसूलों और सिद्धांतों की नींव रखी जो आज 150 साल बाद भी इस पूरे ग्रुप को रास्ता दिखाती हैं। तो आखिर वो कौन से उसूल थे जिन्होंने टाटा को इतना टिकाऊ बनाया? चलिए उन पिलर्स को जरा करीब से देखते हैं जिन्हें जमशेदजी टाटा ने खड़ा किया था, जो आज भी टाटा ग्रुप के डीएनए का हिस्सा हैं। जमशेदजी का विजन सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं था। उन्होंने शुरुआत तो कपड़ा मिलों से की, फिर भारत को ताजमहल होटल जैसा आइकॉनिक लैंडमार्क दिया, और आखिर में देश के पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की नींव रखकर भारत के औद्योगिक भविष्य की बुनियाद रखी। ये सिर्फ बिजनेस नहीं थे, ये एक आत्मनिर्भर भारत के सपने को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। यही वो फलसफा है जो टाटा को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। जमशेदजी का मानना था कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना है। ये सोच कि देश बनाना कंपनी के डीएनए में है, उस जमाने में एक क्रांतिकारी सोच थी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गाइडिंग लाइट बन गई। चलिए अब जरा वक्त में आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के बीच तक टाटा एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था, लेकिन अब बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी, और ये ग्रुप अपने इतिहास के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करने वाला था। जेआरडी टाटा के जबरदस्त नेतृत्व में ग्रुप का विस्तार तो बहुत हुआ, लेकिन ये एक एकजुट सेना की तरह नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली सरदारों का एक गठबंधन जैसा था, जहां हर कंपनी अपने हिसाब से काम करती थी। उस वक्त ये एक ताकत थी, लेकिन बहुत जल्द यही एक बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। और फिर आया साल 1991 और सब कुछ बदल गया। भारत की इकोनॉमी ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अचानक टाटा ग्रुप को एक सुरक्षित तालाब से निकालकर सीधे ग्लोबल कंपटीशन के खुले महासागर में फेंक दिया गया। वो दीवारें जो दशकों से उनकी हिफाजत कर रही थीं, अब गिर चुकी थीं। अब या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। इस उथल पुथल के बीच एक नए लीडर ने कमान संभाली। रतन टाटा को न सिर्फ एक कंपनी, बल्कि एक पूरी विरासत को भविष्य में ले जाने की भारी भरकम जिम्मेदारी मिली थी। रतन टाटा के सामने जो काम था वो लगभग नामुमकिन था। उन्हें उन ताकतवर और आज़ाद हेड्स को यह समझाना था कि अब उन्हें एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। ये सिर्फ कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं थी, ये वजूद की लड़ाई थी। अगर एक कॉमन विजन नहीं होता तो पूरा साम्राज्य बिखर सकता था। रतन टाटा का प्लान बड़ा साहसी और बिल्कुल साफ था। पहला, अपने घर को ठीक करना, सबको एक झंडे के नीचे लाना। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन, पुरानी चीजों को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। और तीसरा, जो सबसे हिम्मत वाला कदम था, दुनिया जीतना। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी। तो क्या ये हिम्मत भरा प्लान काम कर गया? चलिए देखते हैं कि कैसे टाटा ने एक के बाद एक ऐसे साहसिक कदम उठाए जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पहला बड़ा कदम साल 2000 में आया। एक भारतीय कंपनी टाटा टी ने ब्रिटिश चाय की दिग्गज कंपनी टेटली को खरीद लिया। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि खेल अब बदल चुका है और टाटा अब सिर्फ एक घरेलू खिलाड़ी नहीं रहा। फिर आया असली धमाका। टाटा स्टील ने स्टील की विशाल कंपनी कोरस को एक्वायर किया, जो उस समय किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इस एक डील ने टाटा स्टील को रातों रात दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स की लीग में खड़ा कर दिया। ये टाटा के नए ग्लोबल इरादों का एक जबरदस्त ऐलान था। और अगर इसके बाद भी किसी को कोई शक था तो 2008 में वो भी दूर हो गया। टाटा मोटर्स ने दो सबसे आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने टाटा को ग्लोबल ऑटोमोटिव मैप पर बहुत मजबूती से स्थापित कर दिया। तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहां हुआ क्या। ये सिर्फ कुछ बिजनेस डील्स नहीं थी,
ये टाटा की पहचान का एक बुनियादी बदलाव था। टाटा ग्रुप ने दुनिया को दिखा दिया था कि एक भारतीय कंपनी न सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला कर सकती है, बल्कि उसे लीड भी कर सकती है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,00,000 रुपए। सोचिए ये किस चीज की कीमत हो सकती है। ये कीमत थी टाटा नैनो की, जो रतन टाटा का एक सपना था, आम आदमी की कार बनाने का। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि दुनिया जीतने के बीच भी टाटा अपनी जड़ों को नहीं भूला था। ये जमशेद जी के उसी पुराने विजन की तरफ वापसी थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाखों भारतीयों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना। तो इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा के अंत में हम कहाँ पहुँचते हैं? इस जबरदस्त बदलाव ने टाटा की विरासत को आखिर कैसे फिर से परिभाषित किया? सीधे शब्दों में कहें तो रतन टाटा ने अलग अलग राज्यों के एक ढीले ढाले गठबंधन को एक मजबूत एकजुट देश में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो न केवल जिंदा रह सकता था, बल्कि 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियों में आगे भी बढ़ सकता था। आज टाटा का नाम सिर्फ स्टील या कारों तक ही सीमित नहीं है। ये सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और न जाने क्या क्या, हर चीज में एक ग्लोबल ताकत है। यही विविधता उनकी अनुकूलन क्षमता और भविष्य के लिए उनके विजन का सबसे बड़ा सबूत है। आखिर में ये कहानी एक बेहद सफल कायापलट की है। टाटा ग्रुप ने अपनी 150 साल पुरानी विरासत और अपने संस्थापक के उसूलों को थामे रखते हुए आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक बदलावों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। यह हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। लगातार बदलाव के इस युग में क्या टाटा जैसी कंपनी जो मजबूत मूल्यों पर बनी है, हमेशा बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी और लीड करती रहेगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा।